अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? मेरे ख्याल से सबसे पहले ये समझते हैं कि जब संविधान सभा बनी, मतलब वो लोग जो संविधान लिखने के लिए इकट्ठा हुए, तो उस सभा का पहला मुखिया कौन था? अस्थायी तौर पर ही सही। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है क्योंकि इसका जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा? लेकिन स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं। तो डॉक्टर सिन्हा को क्यों चुना गया? क्योंकि वो उस सभा के सबसे बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ये एक फ्रांसीसी परंपरा का सम्मान था। अच्छा, ये एक परंपरा थी। जी, जहां सबसे उम्रदराज सदस्य को उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करने का सम्मान दिया जाता है। तो ये एक तरह से उनके अनुभव को सलाम करने जैसा था, इससे पहले कि एक स्थायी अध्यक्ष के लिए विधिवत चुनाव हो। वाह, ये तो सच में एक दिलचस्प बात है। मतलब शुरुआती सम्मान की एक परंपरा से हुई। अब संविधान की आत्मा यानी उसकी प्रस्तावना पर आते हैं। सुना है कि इसका जो शुरुआती विचार है, हम भारत के लोग, वो कहीं और से प्रेरित था। हाँ, ये विचार सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका से? जी, उनके संविधान की शुरुआत होती है वी द पीपल से। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी भावना को अपनाया। इसका मतलब बहुत गहरा था। गहरा मतलब? ये सिर्फ एक अच्छी लाइन से ज्यादा था? बहुत ज्यादा। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद ये एक घोषणा थी कि अब भारत पर किसी राजा या किसी बाहरी ताकत का शासन नहीं होगा। अब शक्ति का स्रोत भारत की जनता होगी। सही बात है। और इसी सोच को कागज पर उतारने में हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी तो अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान की खासियत उसकी लंबाई है। बिल्कुल, ये तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, इसके पीछे एक वजह है। मतलब क्या उन्हें बस लिखने का ज्यादा शौक था? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बड़ी वजहें थीं। पहली, भारत की जबरदस्त विविधता। मतलब इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां, सबको एक धागे में पिरोने के लिए हर बात को साफ साफ लिखना जरूरी था। और दूसरी वजह? दूसरी वजह कह सकते हैं कि शायद उन्हें भविष्य की सरकारों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब उन्हें डर था कि सरकारें अपनी मनमानी कर सकती हैं। हाँ, उन्हें लगा कि अगर हर चीज को स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया तो नेता अपने हिसाब से नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने केंद्र और राज्यों की शक्तियों से लेकर नागरिकों के अधिकारों तक हर चीज को विस्तार से लिख दिया। तो ये तो हुई संविधान की बनावट। पर यह संविधान आम नागरिक को क्या देता है? यहीं पर मौलिक अधिकारों की बात आती है। आज की तारीख में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? आज हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। 6? लेकिन मैंने सुना है कि जब संविधान लागू हुआ था तब ज्यादा थे। जी हाँ, तब 7 थे, एक अधिकार कम हो गया। ये तो बड़ी बात है। ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार था जिसे हटा दिया गया? वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार? एक मौलिक अधिकार को हटा देना, ये तो बहुत बड़ा कदम रहा होगा। इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, उस समय सरकार बड़े पैमाने पर भूमि सुधार और सामाजिक बराबरी वाले कानून लाना चाहती थी। जैसे जमींदारी प्रथा को खत्म करना? बिल्कुल। लेकिन संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो लोग इन कानूनों के खिलाफ बार बार कोर्ट चले जाते थे और विकास के काम रुक जाते थे। अच्छा। इसलिए सरकार ने इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या अब सरकार किसी की भी संपत्ति ले सकती है? नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि सरकार सार्वजनिक हित के लिए आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन एक उचित कानून के तहत और उचित मुआवजा देकर। ये व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक जरूरत के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश थी। समझ गया। अब उन अधिकारों की बात करते हैं जो हमारे पास हैं। शायद सबसे जरूरी है जीवन का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 21 में है और ये भारतीय संविधान का शायद सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। शक्तिशाली कैसे? इसका मतलब तो बस ये हुआ कि कोई आपको मार नहीं सकता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत व्यापक की है। कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन है। गरिमा के साथ जीवन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, निजता का अधिकार है, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है, यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी। ये सब अब अनुच्छेद 21 का हिस्सा माने जाते हैं। वाह! और गरिमा सिर्फ जीने में ही नहीं बल्कि समाज में बराबरी के साथ रहने में भी है। भेदभाव को रोकने के लिए कौन सा अनुच्छेद है?
वो है अनुच्छेद 15। ये साफ कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये दुकानों, होटलों, कुआं, सड़कों जैसी सार्वजनिक जगहों पर भी लागू होता है। ये सामाजिक न्याय की नींव है। तो ये अधिकार तो ऐसे हैं कि अगर इनका हनन हो तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मैंने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में भी सुना है, वो क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं वो गैर न्यायिक हैं। गैर न्यायिक, इसका क्या मतलब हुआ? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मौलिक अधिकार आपके और सरकार के बीच एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। अगर सरकार इसे तोड़ती है तो आप उसे अदालत में घसीट सकते हैं। ठीक है। वहीं नीति निदेशक सिद्धांत सरकार के लिए नए साल के संकल्प की तरह है। नए साल के संकल्प, ये तो मजेदार तरीका समझाने का। हाँ, मतलब सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इन्हें पूरा करने की कोशिश करेगी, जैसे समान काम के लिए समान वेतन देना। अगर वो नहीं करती तो आप जज के पास नहीं जा सकते, लेकिन जनता अगले चुनाव में उन्हें सबक सिखा सकती है। तो ये कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक दिशा निर्देश हैं। बिल्कुल सही। तो हमने संविधान की आत्मा और नागरिकों को मिले अधिकारों की बात कर ली, लेकिन इन सबको जमीन पर लागू कौन करता है? यहीं पर सरकार की मशीनरी आती है। चलिए, कार्यपालिका के प्रमुख यानी भारत के राष्ट्रपति से शुरू करते हैं। उनका चुनाव कैसे होता है? नहीं, हम सीधे वोट नहीं देते। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं। तो सीधे जनता से चुनाव क्यों नहीं करवाया जाता? इसके पीछे सोच ये थी कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि सिर्फ किसी एक पार्टी का। अगर सीधा चुनाव होता तो वो भी एक राजनीतिक उम्मीदवार बन जाते। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि वो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। और अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करें तो उन्हें हटाने की भी कोई प्रक्रिया होगी? है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं और इसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है। कितना मुश्किल है ये? आप समझिए कि इसे शुरू करने के लिए ही संसद के 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए और पास करने के लिए 2/3 बहुमत। प्रक्रिया इतनी सख्त इसलिए है ताकि राष्ट्रपति बिना किसी डर के काम कर सकें। अब बात करते हैं विधायिका की, यानी संसद। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। और राज्यसभा के लिए? उसके लिए 30 साल। ये फर्क भी सोच समझ कर रखा गया है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, जो युवा जोश का प्रतीक है। वहीं राज्यसभा को एक ज्यादा अनुभवी और परिपक्व सदन माना जाता है। संसद में एक खास तरह का बिल होता है, धन विधेयक। मैंने सुना है कि इस पर लोकसभा के स्पीकर का फैसला आखिरी होता है। ऐसा क्यों है? हाँ, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये सिर्फ लोकसभा के स्पीकर ही तय करते हैं और उनके फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन एक व्यक्ति को इतनी शक्ति क्यों दी गई है? इसका कारण लोकतंत्र के एक मूल सिद्धांत में छिपा है। पैसों पर, यानी जनता के टैक्स के पैसे पर नियंत्रण उसी सदन का होना चाहिए जो सीधे जनता द्वारा चुना गया हो। और वो है लोकसभा। बिल्कुल। राज्यसभा की शक्तियां इस मामले में बहुत सीमित हैं। वो धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है। और इस पूरी मशीनरी पर नजर रखने के लिए है तीसरा स्तंभ, न्यायपालिका। इसकी एक बहुत बड़ी शक्ति है, न्यायिक समीक्षा। ये क्या भला है? यह अवधारणा भी हमने अमेरिका से ली है। इसका सीधा सा मतलब है कि अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, संविधान के रक्षक हैं। मतलब एक तरह से रेफरी का काम करती हैं। बिल्कुल सही। अगर कोई भी कानून संविधान की किसी धारा, जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो अदालत उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है। ये शक्ति सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। और इस शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर? मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 न्यायाधीश होते हैं। 33? जी, यानी कुल स्वीकृत संख्या 34 है। जब संविधान बना था तब ये संख्या सिर्फ 8 थी। तो अब तक हमने संविधान के जन्म, उसके दिए अधिकारों और सरकार की बनावट को समझा। लेकिन संविधान कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, उसमें समय के साथ बदलाव भी हुए हैं। मैंने सुना है कि एक संशोधन इतना बड़ा था कि लोग उसे मिनी संविधान कहने लगे थे। वो था 42वां संविधानिक संशोधन, जो 1976 में आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल के दौरान? तो ये काफी विवादास्पद रहा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा।
इसे मिनी संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े, मौलिक कर्तव्य शामिल के, मतलब संविधान के बहुत बड़े हिस्से को बदल दिया था। अब कुछ उन संस्थाओं की बात करते हैं जो रोजमर्रा के शासन को चलाती हैं। हर साल हम बजट के बारे में सुनते हैं। ये कौन तैयार करता है? इसे वित्त मंत्रालय तैयार करता है। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं? बताइए। हमारे संविधान में बजट शब्द का जिक्र कहीं भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बजट शब्द ही नहीं है तो फिर क्या है? अनुच्छेद 112 में इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये बस सरकार की एक साल की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा होता है। और लोकतंत्र के इस खेल को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग है। ये किस तरह की संस्था है? ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय, इसका क्या मतलब हुआ? अनुच्छेद 324 से लेता है, न कि संसद के बनाए किसी आम कानून से। इसका फायदा ये है कि सरकार इसे अपनी मर्जी से कमजोर नहीं कर सकती। ये इसकी स्वतंत्रता की गारंटी है। और लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली में नहीं, जमीनी स्तर पर भी होना चाहिए। इसी सोच से पंचायती राज आया। ये सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? ये सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था। राजस्थान में? जी। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, ताकि गांव के लोग अपने फैसले खुद ले सकें। और अंत में एक ऐसा कानून जिसने आम आदमी के हाथ में एक बड़ी ताकत दे दी। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट कब आया? यह 2005 में पारित हुआ। 2005 में। जी। इस कानून ने आम नागरिक को एक टॉर्च दे दी, जिससे वो सरकार के अंधेरे कमरों और फाइलों में झांक सकता है। इसने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में क्रांति ला दी। तो ये था भारतीय राज व्यवस्था के कुछ अहम सवालों के जरिए एक सफर।